और पार्टियों का नारा नहीं बल्कि जय श्री राम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जय बांग्ला तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, इन दो नारों के बीच वो पूरी लड़ाई सिमटती देखिए। श्वेता दिखा दीजिए, क्योंकि झालमुड़ी हम कह रहे हैं ना, झालमुड़ी कह रहे हैं कि झालमुड़ी का झटका लगा है। तो झारग्राम में खाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी। अब उसका प्रभाव कहिए या कुछ और कहिए, लेकिन वहां की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। झारग्राम प्रॉपर जो सीट है वहां से 37,000 वोटों से अधिक से बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। तो चारों सीटों से इस समय बीजेपी वहां पर आगे चल रही है जहां पर पीएम ने झालमुड़ी खाई। अब सीधे तौर पर तो संगीत रागी जी ऐसे फैक्टर्स का असर उतना नहीं होता है, लेकिन पिछली बार का दीदी ओ दीदी जो बैकफायर किया, और इस बार बंगाली अस्मिता को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज करना है। यहां तक कि जय बांग्ला के नारे को ऐसा नहीं था कि उसको पूरी तरीके से खराब कहा गया, लेकिन ये कहा गया हम तो जय बांग्ला भी बोलते हैं और हम जय श्री राम भी बोलते हैं। देखिए इस बार जो लेकिन कोई भी एक्सट्रीम वर्ड जो पिछली बार यूज किए थे उसमें केयरफुल रहे। जानकारी ऐसी मिली कि प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह का एकदम स्पेशल इंस्ट्रक्शंस था सारे नेताओं को, और जब वो मंडल के स्तर के लोगों के साथ बात कर रहे थे तो उसमें एक बहुत कॉमन डिनोमिनेटर था, एक इंस्ट्रक्शन के तौर पर कि ऐसी कोई बात मत कहिएगा पूरे चुनाव के दरमियान जिससे अपमान की भाषा लगे किसी के लिए। तो ताकि ममता बनर्जी बहुत चालाक और शातिर खिलाड़ी हैं। आप लालू के लिए क्या कहते हैं, आपने एक छोटा सा रिजर्वेशन पर आपने स्लिप ऑफ टंग किया और उसी को ट्विस्ट करके गलत तरीके से, जबकि वो कुछ ऐसा नहीं था, उसको ट्विस्ट करके राजनीतिक तौर। इसलिए ममता बनर्जी के लिए भी यही था कि वो कभी भी यूज कर सकते हैं। तो पूरे इस कैंपेन के दरमियान आपने देखा होगा कि बहुत संयम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी बातें रखी हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत साफ कहा, जो मॉडल आसाम के अंदर हेमंत बिश्व शर्मा ने किया, शुभेंदु अधिकारी ने लगभग डिट्टो उसी लाइन पर कहा। सुबह वहां वो खुल करके बोलते हैं हमको मियाँ का वोट नहीं चाहिए, यहां भी इन्होंने कहा हमको सनातन के लिए वोट चाहिए। ये नहीं कहा कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, उन्होंने कहा हमको सनातन के लिए वोट चाहिए। और तीसरी बात, पॉजिटिव वर्ड बोलिए, नेगेटिव ना बोलिए। तीसरी बात जोड़ूं कि 142 ऐसी सीटें थी 2011 से 2021 के बीच में और 24 तक के 2021 तक के बीच में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 142 सीटों पर जीती थी पहले, और 57% हिंदुओं का वोट ऑप्टिमम लेवल तक पहले जा चुका था। 64% जैसे ही हिंदुओं का वोट चला जाता, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा था, यह आकलन था उनका कि जो 143 का थ्रेशोल्ड है वो हम पार कर जाएंगे। छोटा सा मैं हाथी को कमरे में लाना चाहता हूं। I want to put the elephant in the room. Literally. मायावती वाला हाथी तो नहीं। I want to put the elephant in the room. मैं हाथी को कमरे में लाना चाहता हूं। शशि जी, ये जो 27 लाख वोटर जो कटे हैं, अगर ये भी वोट करते तो क्या होता? शशि जी नहीं, पर आप ये भी अज्यूम कर रहे हैं ना कि वो 27 लाख वैलिड वोटर्स हैं। वो वैलिड ही वोटर है। एक सेकंड, उनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर हटाया गया। ये नहीं कहा गया कि आप जो इनएलिजिबल वोटर्स थे उनको तो ऑलरेडी 67 लाख हटा दिया गया था। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। आंसू जिन 90 लाख वोटों को काटा गया उसमें बहुत सारे दिवंगत थे, बहुत सारे डुप्लीकेट थे। मैं जरा दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ, तो वो जो छापा वोटिंग नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी 2021 के ही चुनाव में ये जीत चुकी होती। मैं 27 लाख मैं सिर्फ 27 लाख वाला प्रश्न है, 90 लाख वाला ही नहीं, 27 लाख वोट 2021 में जो आपने उनके तंज को समझा, मैंने उनके तंज को तंज में जवाब दिया। नहीं, भाई वो 90 लाख वोटर्स जो थे पहले वोट किया करते थे, वे सब उसमें से आधे लोग मरे हुए थे और आधे लोग जो है वो डुप्लीकेट वोटर्स थे। तो वो जीवित वोटिंग तो होती थी ना। ये तो जीवित वोटर, इसमें तो क्वेश्चन मार्क है ना आशुतोष, इसमें तो क्वेश्चन मार्क है ना कि वो वाकई वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं। उसके बाद आपने सुना ही नहीं, उन्होंने सुन लिया। वो बड़े पुराने मित्र हैं मेरे, 25 साल से हम लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, दो बातें हैं आशु। पहली बात यह कि हर चुनाव अपने पीछे कुछ घाव, कुछ सवाल छोड़ जाता है। ये सवाल बने रहेंगे। अगर विपक्ष बार बार इसी तरीके से अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पे फोड़ता रहेगा, तो मेरा विपक्ष के सभी नेताओं से अनुरोध है कि अगर वे इतने सही हैं तो एक बार ऐसा जन आंदोलन करें कि चीज़ें बदलें। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो ये जो बैठ के
आरोप आक्षेप ये सब लगते हैं, मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जनता ने ही वोट दिया है, ये तो जनता ही उठ के खड़ी हो जाती है। मैंने कई बार देखा है ऐसा। नहीं, अच्छा, एक और चीज जो दक्षिण को लेकर, दक्षिण में बीजेपी के सपने को लेकर, और उसको अगर हम वोट प्रतिशत के हिसाब से अभी जो अपडेटेड वोट प्रतिशत हमारे सामने आता है, केरल और तमिलनाडु, दो जगह जहां पर जोर तो बहुत बीजेपी ने लगाया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी भी जो तीसरा गठबंधन हो गया है एडीएमके प्लस, पहले नंबर 2 तक भी चले तो भी थोड़ा उनको राहत हो सकता था कि चलिए टीवी के नंबर 1 है और हम नंबर 2 हैं, पर यहां पर नंबर 3 पे हो चुके हैं। तमिलनाडु में 3% वोट फिलहाल दिख रहे हैं, केरल में 11% से कुछ अधिक वोट दिख रहे हैं, 11.44%। क्या बीजेपी इसे सफलता मानेगी? जिस तरह की सीढ़ी बंगाल में चलती है, रिसीट कर गई है। पिछली बार 4% से ज्यादा वोट था। इनका 4 एमएलए थे तमिलनाडु में, 11% के ही आसपास वोट इनका केरल में भी था। इसका मतलब उन्होंने मेंटेन किया। देखिए, ऐसा है कि केरल ऐसा प्रदेश है जहां इन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, खासकर आरएसएस ने, उनके कार्यकर्ताओं ने वहां पे बड़ी जान वगैरह भी दी अपनी। लेकिन उसके बावजूद वो वहां का एक थॉट प्रोसेस इस तरीके का है कि इस स्टाइल की पॉलिटिक्स वहां नहीं चलती। लेकिन आज से 3 दिन पहले हम लोग बंगाल के बारे में भी ये सोचते थे कि बीजेपी जिस तरीके की पॉलिटिक्स करती है वो बंगाल में नहीं चलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि अब सारा ये प्रेशर अपना वहीं पर लगाएंगे, क्योंकि ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं कि अगर इन्होंने इसे जीत लिया तो फिर कश्मीर से कन्याकुमारी तक इनकी हुकूमत है। लेकिन ये विशफुल थिंकिंग है, इसमें भी टाइम लगेगा, और कितना टाइम लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो तमिलनाडु और केरल में इस वक्त हुआ है, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक निराशा हो सकती है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा दरवाजा खुला है जो आने वाले समय में तमिलनाडु और केरला दोनों में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से स्थापित कर सकता है। क्योंकि तमिलनाडु के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी द्रविड़ पॉलिटिक्स। जो द्रविड़ पॉलिटिक्स लगातार तमिलनाडु को दिल्ली के खिलाफ खड़े रखती थी, और ये जो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता था, इसकी वजह से वहां पे बीजेपी के लिए दिक्कत पैदा होती थी। अब अगर वो द्रविड़ पॉलिटिक्स का अगर अपने ढलान पे दिखाई पड़ती है, डीएमके और एआईडीएमके जो दरअसल द्रविड़ मूवमेंट से निकले हुए थे, अगर वो कमजोर दिखाई पड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एंट्री आसान हो सकती है। लेकिन इसके लिए उनको जो है एक मजबूत नेता जो पूरी शिद्दत के साथ 5 साल काम करे तो हो सकता है। केरला के अंदर भी देखिए, त्रिपुरा में और बंगाल में क्यों नहीं एंट्री हो पा रही थी? क्योंकि जो लेफ्ट का जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था ना, उस लेफ्ट का स्ट्रक्चर गिरने के बाद भी वो काफी हद तक तृणमूल को की तरफ गया। मतलब लेफ्ट से राइट आने में सेंटर पड़ता है। तो अब वहां लेफ्ट की जो स्थिति है, त्रिपुरा से लेफ्ट गायब हो चुका है, पश्चिम बंगाल से लेफ्ट गायब हो चुका है, और अब केरल से भी गायब हो चुका है। तो ऐसे में अगर बीजेपी वहां मेहनत करे, ठीक से अलायंसेस करे, जातियों को जोड़ने की कोशिश करे, जो गोवा का मॉडल है जहां हिंदू मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस तीनों है यहाँ पे, और मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस की जो पोजीशन है वो 40% के आसपास केरला के अंदर है। अगर उसमें से क्रिश्चियंस को अपनी तरफ लाने की कोशिश करे, हिंदू वोट बैंक को रखती है, तो हमारे ख्याल से केरल के अंदर भी इनके लिए मौका होगा। मुझे लगता है कि ये केरल और तमिलनाडु के लिए बीजेपी का रास्ता 2026 में खुला है। अब उसको कितना वो अपने हित में कर सकती है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए श्वेता जी, मैं सामान्यतः अपने बंधु से डिसएग्री आज करता आप सहमत हूं, हैं। लेकिन इस मुद्दे पर मैं सहमत हूं। देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर लेफ्ट खत्म हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता तैयार हुआ। दूसरी तरीके से एक बात, द्रविडियन मूवमेंट पूरा एंटी नॉर्थ मूवमेंट था, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो सबसे ज्यादा यदि कहीं ताकत के साथ हुआ पेरियार का, तो वो तमिलनाडु के अंदर आया। तो ये एंटी ब्राह्मणिकल, एंटी नॉर्थ, एंटी हिंदू जो द्रविडियन मूवमेंट था, जिसका नेचर था एंटी अपर कास्ट, तो वो मूवमेंट जैसे ही कमजोर होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावना है। इसलिए मुझे लगता है कि इस हार में भी कभी न कहीं दूर में एक अच्छी आशा की किरण दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। तो इस बार का चुनाव सिर्फ कुर्सी नहीं, उसकी मजबूती और जनता के साथ किसका जोड़ सबसे मजबूत है, ये देखने का चुनाव है। और ये जोड़ जो है वो फिलहाल तो बीजेपी के लिए ही नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में और केरल में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, उस सब के बीच तमिलनाडु में मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा शशि जी वेट करना पड़ेगा कि बनेगी कैसे वहां की और सबसे सरकार। महत्वपूर्ण बात शशि जी, जब उसमें हम पोल ऑफ पोल्स में टीवी को आगे दिखा रहे थे और कह रहे थे कि विजय की पार्टी काफी अच्छा परफॉर्म करेगी, बहुत सारे लोग यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन आज वही नतीजों में तब्दील होता हुआ बिल्कुल बिल्कुल।
देखिए ऐसा है कि आज हमारे गुप्ता जी का, एक्सिस वाले गुप्ता जी का डांस मैंने देखा, तो डांस तो बनता है उनका आज फिर से। लेकिन मैं विजय की पार्टी की आइडियोलॉजी और सब अगर देखूं तो आज विजय के फादर ने कांग्रेस का आह्वान किया है गठबंधन के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि डीएमके के, एआईडीएमके के कुछ सहयोगियों के साथ मिलके वहां नई सरकार बनने में कोई बड़ी बाधा नहीं है, क्योंकि सब मिला के 10 से 15 मुझे सीटों लगता है की जोड़ तोड़ करके अलग अलग और फिर क्या होता है, राजनेता एक चीज पर और गौर करते हैं कि व्हाट इज पॉपुलर सेंटीमेंट। तो पॉपुलर सेंटीमेंट इस समय विजय के साथ है और एक परिवर्तन का। लेकिन मैं एक राइडर, अभी रागी जी ने भी कहा, इन्होंने भी कहा, मुझे भी लगता है कि बीजेपी के लिए गुंजाइशें हैं उस इलाके में। एक राइडर विजय के लिए लगाना चाहूंगा, जो बहुत ज्यादा परिवर्तन की बातें करके, सफाई की बातें करके आते हैं। तो राजनीति सिनेमा नहीं है। आप प्रफुल्ल कुमार महंता से लेके अरविंद केजरीवाल तक मैंने तमाम लोगों को देखा कि उन्होंने बड़े शुद्ध मन से शुरू किया और वो कहीं और अटक गए जाके। तो विजय को मेरी शुभकामनाएं, और तमिलनाडु की जनता को भी, और एक उम्मीद भी कि वे कम से कम निराश नहीं करेंगे। उम्मीदों वाला रिजल्ट है सबके लिए। हर प्रदेश ने अपने तरफ से चुना है उस पार्टी को, उस गठबंधन को, जिसके साथ वो अगले 5 वर्ष में एक बेहतर कल की उम्मीद कर रहे हैं।